ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट गया था और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कि आगे आने वाले इंस्टेंसेस में भी या किस तरीके से आपको ट्रीट करना है एक रेप विक्टिम को। जो रेप विक्टिम है उनको बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव वे में ट्रीट किया जाता था, यानी कि इनसेंसिटिव तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता था उन्हें। जो विक्टिम की फैमिली है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सरपंच के पास जाते हैं कि भाई उनको न्याय मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम सुमित श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड का एक लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। अब इस लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में हम सब्जेक्ट वाइज लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, यानी कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको मैं बताऊंगी कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह किस इशू से रिलेटेड है, क्या केस के फैक्ट्स हैं, कंटेंशंस क्या रही पार्टीज की, लीगल एक्सपेक्ट क्या है और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट गया था और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ जो ये पर्टिकुलर केस है ये बेसिकली आपका डील करता है रेप विक्टिम से। नाउ जब भी हम एक रेप विक्टिम की बात करते हैं तो उसकी टेस्टिमनी कितनी रिलायबल है, कितनी क्रेडिबल है, उस पे क्वेश्चन उठाया गया, राइट। अब जो ये केस है ये 1996 का है, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है इस पर्टिकुलर केस में उसका इतना मैसिव इंपैक्ट रहा इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ द रेप विक्टिम कि वो फ्यूचर की इश्यूज को भी रिड्रेस कर रहा था। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फैक्ट्स क्या हैं, इशू क्या है, इस केस में क्या इशू अराइज हुआ था, साथ में लीगल एक्सपेक्ट और फाइनली क्या जजमेंट दिया है कोर्ट ने। नाउ अगर मैं जजमेंट की बात करूं, इस केस की जजमेंट की बात करूं जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया इस पर्टिकुलर केस में, तो इसका एक मैसिव इंपैक्ट रहा ऑन द केसेस जो आप ऑन द रेप केसेस, जो भी आपके केसेस उसमें महिला जो विक्टिम है वो टेस्टिमनी देती है उसके रिस्पेक्ट में। नाउ इस केस को बेसिकली 1996 में डिसाइड किया गया था, बट इसको इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव जजमेंट है ये कि आगे आने वाले इंस्टेंसेस में भी या किस तरीके से आपको ट्रीट करना है एक रेप विक्टिम को, इस जजमेंट को बेसिकली रेफर किया जाता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव जजमेंट ये बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में टेस्टिमनी, एक जो विक्टिम है, एक जो रेप विक्टिम है बेसिकली, उसकी टेस्टिमनी की इंपॉर्टेंस की बात करी गई थी इस पर्टिकुलर केस में और कुछ गाइडलाइंस भी दी गई थी। तो हम आज के सेशन में केस को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद गाइडलाइन समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नाउ इट मार्क्स सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम इट्स अर्लियर अप्रोच। तो पहले क्या अप्रोच हुआ करती थी? पहले अप्रोच ऐसी थी कि जहां पे कहीं ना कहीं विक्टिम को बहुत ही, जो रेप विक्टिम है उनको बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव वे में ट्रीट किया जाता था, यानी कि इनसेंसिटिव तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाता था उन्हें या उनसे सवाल पूछे जाते थे। अब इस जजमेंट के बाद से एक गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी कोई रेप विक्टिम आएगी तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इनसेंसिटिव तरीके से या हार्श मैनर में उसको ट्रीट नहीं करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट कि केस के फैक्ट्स क्या थे। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है कि ये केस किस चीज से रिलेटेड है। ये बेसिकली रेप विक्टिम की टेस्टिमनी की बात करता है, उसकी टेस्टिमनी की इंपॉर्टेंस की बात करता है। नाउ केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से है, जो विक्टिम होती है वो एक माइनर लड़की होती है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की होती है और वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही होती है। जब ऑफेंस होता है जिस टाइम पे, तो 30 मार्च 1984 को वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही होती है, उसके एग्जामिनेशंस वगैरह चल रहे होते हैं। अब वो अपने अंकल के घर ट्रैवल कर रही होती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो 3 एक्यूज पर्सन उसको अबडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा गाड़ी से आता है, जब वो जा रही होती है, ठीक है, अंकल के घर अपने, तो यहाँ पे एक बंदा गाड़ी से आता है और उस गाड़ी में बेसिकली 3 एक्यूज बैठे होते हैं, गुरमीत सिंह, जगजीत सिंह और आपका रंजीत सिंह। गाड़ी रोकता है और उसको वो गाड़ी में बिठा लेता है, यानी कि विक्टिम को वो गाड़ी में बिठा लेता है। अब गाड़ी में बिठाने के बाद यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है, यानी कि जो विक्टिम ने बताया, वो इस तरीके से बताया कि जो ये रंजीत है, ठीक है, वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो पकड़ते हैं विक्टिम को, ठीक है, और उसको धक्का देके गाड़ी में बैठा देते हैं। जगजीत सिंह बेसिकली यहाँ पे ये एलिगेशंस लगाए गए जगजीत सिंह पे कि वो जो है
जबरदस्ती अपने प्राइवेट पार्ट को उसके माउथ में एंटर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद गुरमीत सिंह बीच में उसको धमकाता है कि अगर तुमने शोर मचाया, यानी कि अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ऐसी धमकी बेसिकली गुरमीत सिंह उनको देते हैं। ना तीनों ही एक्यूज उसको विक्टिम को गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं एक ट्यूबवेल के पास, जो ट्यूबवेल किसका होता है, रंजीत सिंह का होता है। तो वो ट्यूबवेल बेसिकली कौन ओन कर रहा है, रंजीत सिंह ओन कर रहा है, और उस ट्यूबवेल के पास वहां पे उसको ले जाते हैं। उसके बाद ड्राइवर जो है वो गाड़ी से छोड़ के ड्राइवर चला जाता है इन सबको, विक्टिम को और आपके इन तीनों एक्यूज को ट्यूबवेल के पास छोड़ के ड्राइवर जो है चला जाता है। नाउ it was at this place where each of the three accused committed sexual intercourse with the victim. अब इस ट्यूबवेल के पास के अराउंड यहाँ पे ये तीनों एक्यूज वन बाय वन सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस माइनर लड़की के साथ अगेंस्ट हर विल, राइट। ऐसी ये पूरी स्टोरी बेसिकली आपकी प्रोसिक्यूशन ने बताई। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे वो उसको 6 बजे के अराउंड उसको जो है एक बॉयज हाई स्कूल है जहां से उसको अबडक्ट किया था, उसके पास एक बॉयज हाई स्कूल है, वहां पे उसको वो छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर एग्जामिनेशन, जब विक्टिम को एग्जामिन किया जाता है तो यहाँ पे विक्टिम बेसिकली पूरा इंसिडेंट अब उसके बाद क्या होता है कि सुबह 6 बजे वो उसको छोड़ देते हैं, फिर वो अपना एग्जाम देने चली जाती है। जब वो एग्जाम देके वापस आती है तो ये पूरी कहानी वो अपनी मदर को बताती है, ठीक है। उसके बाद जब पापा को ये अपनी पूरी कहानी बताती है तो पापा इमीडिएटली जैसे ही उनको इनकी नॉलेज में ये बात आती है कि उनकी लड़की के साथ रेप हो गया है तो वो सरपंच के पास जाते हैं। अब गांव में बेसिकली सरपंच हुआ करते हैं, राइट। तो सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें जो है जस्टिस प्रोवाइड करिए ना। सरपंच बाद में मैटर से कन्विंस हो जाता है और वो सोचता है कि पार्टीज के बीच में आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन इससे भी पूरी तरीके से जस्टिस सर्व नहीं होता है और जो लड़की के पिताजी होते हैं वो बेसिकली एफआईआर दर्ज करा देते हैं, क्योंकि अगेन हम यहाँ पे जो विक्टिम की फैमिली है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो सरपंच के पास जाते हैं कि भाई उनको न्याय मिलेगा, सरपंच कॉम्प्रोमाइज करा देता है, कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए कहता है, बट देन ऑल्सो जस्टिस पूरी तरीके से सर्व नहीं होता है, उनको रिलीफ नहीं प्रोवाइड की जाती है। ये देखने के बाद उनके जो विक्टिम के पिताजी हैं वो एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं पुलिस स्टेशन में, जहां पे जो विक्टिम होती है और उसकी मदर जो है उसको वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और एज पर दी मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है विक्टिम का, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें ये पाया जाता है कि जो आपकी विक्टिम है उसके हाइमेन वर इंजर्ड, ठीक है, हाइमेन इंजर्ड है, स्वेलन है और उसमें कुछ रेडिएट टीयर्स आए हैं उसके हाइमेन में, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि उसकी जो प्यूबिक हेयर वाज आल्सो मैटेड। तो देखा है यहाँ पे साफ साफ एग्जामिनेशन में कि वो उसके साथ रेप कमिट हुआ है। नाउ व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग, जो पुलिस है, ठीक है, वो बहुत सारी चीजें अपने पोजीशन में लेता है, उसको एक सील पार्सल में डालता है जो उसको बेसिकली लेडी डॉक्टर ने दिया होता है, विक्टिम की सलवार, ठीक है, जहाँ पे जो है हाइमेन की जो एक रिपोर्ट होती है कि हाँ भाई हाइमेन टीयर्ड है या फिर वो स्वेलन है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे और कुछ आइटम्स जो हैं वो पुलिस के पोजीशन में दे दी जाती है, उसको सील करके हैंड ओवर कर देती है लेडी डॉक्टर। नाउ अब ये एग्जामिनेशन हो गया, जो विक्टिम है उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। अब यहाँ पे विक्टिम ने पॉइंट आउट किया दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर prepared a rough site plan also। जैसे ही विक्टिम ने उसको अपनी पूरी स्टोरी बताई तो एक रफ साइट प्लान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बनाया, ठीक है। और उसके बाद वो जो है गए एक्यूज पर्सन को ढूंढने, सर्च किया एक्यूज पर्सन का, बट एक्यूज सर्च करने पे एक्यूज पर्सन नहीं पाया गया। देन ऑन द 3rd 4th 1984 इस डेट पे एक रेड मारी गई, ठीक है, एक्यूज के घर पे जाके रेड मारी, बट वहां पे भी वो नहीं मिले और सारी कोशिशें नाकामयाब रही। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे यहाँ पे एक्यूज जगत सिंह जो है, ठीक है, और रंजीत सिंह, उनको पकड़ के लाया गया कैसे तैसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने एंड फर्दर उनको फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया, यानी कि एक्यूज पर्सन का भी मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे कराया गया, जहां पे ये स्टैब्लिश हुआ कि भाई जो एक्यूज पर्सन है वो फिट है परफॉर्म करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। नॉट ओनली दिस,
नेक्स्ट टाइम पे यानी कि 9 तारीख को यहाँ पे क्या हुआ कि जो थर्ड एक्यूज था आपका गुरमीत सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। और जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तो ये पाया गया कि वो भी मेडिकली फिट है और वो फिट है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। नाउ जो भी आपकी सील्ड पार्सल जो लेडी डॉक्टर ने हैंड ओवर किए थे पुलिस को, जिसमें उसकी सलवार थी, ठीक है, कंटेनिंग द स्लाइड्स ऑफ विजिनल स्मेयर, ठीक है, प्यूबिक हेयर, ठीक है, सलवार विक्टिम की, ये सारी चीजें केमिकल एग्जामिनर को भेज दी गई। ये सारे जो एविडेंसेस हैं वो केमिकल एग्जामिनर को भेज दिए गए और उसके बाद जब उसको एग्जामिन किया गया तो ये फर्दर रिवील्ड हुआ दैट द सीमेन वाज फाउंड ऑन द वजाइनल स्पर्म थ्रू, ठीक है। अब वहां पे ये सारी चीजें जो बताई गई थी डॉक्टर द्वारा, वो सारी चीजें केमिकल एग्जामिनर ने भी पाई, ठीक है, और ये पाया गया कि भाई वहां पे सेमेन फाउंड हुआ है उसके वजिनल स्मर्स में। और यू कैन से कि जो हाइमेन बताया गया कि हाइमेन उसका डैमेज्ड है, टियर्ड है और सोलन है, ये सारी चीजें बिल्कुल सही निकली जैसे डॉक्टर ने एग्जामिन किया था। नाउ thus on the completion of the investigation the accused were challenged and charged with the offense under section 363, section 366, section 368 and section 376 of IPC। अब जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गई, रिपोर्ट्स वगैरह आ गई, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया दोनों पार्टीज का, तो फिर फाइनली एक चार्जशीट आपकी फाइल करी गई जिसमें ये फॉलोइंग चार्जेस आपके आईपीसी के लगाए गए। नाउ ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले मुद्दा ट्रायल कोर्ट में गया। अब ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया? ट्रायल कोर्ट ने जो वर्जन था विक्टिम का, उस वर्जन पे बिलीव नहीं किया, ये कहते हुए कि कोई भी सब्सटेंस नहीं है उसकी टेस्टिमनी में, यानी कि टेस्टिमनी क्या, जो बात उसने बताई है। अब यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है उसका ये कहना है कि भाई उसकी बात में कोई दम नहीं है, कोई भी सब्सटेंस नहीं है विक्टिम की टेस्टिमनी में, और ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दे दिया बरी करते हुए तीनों एक्यूज को। यानी कि यहाँ पे एक्विटल का जजमेंट आ गया एक्यूज के फेवर में कि हाँ भाई आपको बरी कर दिया गया है। अब इस जजमेंट को, जो ये एक्विटल का जजमेंट है ना, इसको चैलेंज किया गया और ये केस आपका हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी ये जो सेशन कोर्ट है, ठीक है, उससे एग्री किया और इससे एग्रीव्ड होकर, हाई कोर्ट के जजमेंट से भी एग्रीव्ड होकर, यहाँ पे विक्टिम ने अपील फाइल करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। नाउ व्हाट इज द इशू बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या रैशनल लगाया हमारे ट्रायल और हाई कोर्ट ने, यानी कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने ऐसा क्या रीजन दिया। तो पहले तो सबसे हमें बता दिया कि भाई ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर बरी कर दिया कि उसको विक्टिम की टेस्टिमनी में कोई सब्सटेंस नहीं मिला, राइट। बट यहाँ पे दो इश्यूज को डिस्कस करने के बाद, जो इशू रेज हुए हैं इनको डिस्कस करने के बाद एक बार और डिटेल में देखेंगे कि ट्रायल कोर्ट ने किस आधार पे बरी किया है, राइट। नाउ द इशू बिफोर द कोर्ट इज whether the prosecution story stands forfeited by any cognate or reliable evidence or not, and if there is any need for validating evidence to be brought in court as per the Indian Evidence Act 1872। दूसरा जो इशू अराइज हुआ वो ये था कि जो डिसीजन है ट्रायल कोर्ट का, जहां पे उसने एक्विट कर दिया है रिस्पोंडेंट को, क्या वो जस्टिफिएबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये दो सवाल आए कि जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है, क्या वो एकदम से उसको आप इग्नोर कर दोगे या फिर एकदम से उसको साइड कर दोगे, उसको फॉरफिट कर दोगे, ठीक है, कि भाई उनका जो टेस्टिमनी है वो रिलायबल नहीं है या फिर कॉग्निजेंट एविडेंसेस नहीं है या सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, इस पे आप आउट एंड आउट उसकी टेस्टिमनी को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, या फॉरफिट कर दोगे। और अगर क्या यहाँ पे ऐसा कोई लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट में देता है जो कहता है कि भाई नहीं, वैलिडेट करने के लिए आपको एविडेंसेस लाने होंगे। और जो दूसरा इशू था वो ये था कि क्या जो एक्विट किया है लोअर कोर्ट ने, क्या वो सही किया है या फिर नहीं। नाउ ट्रायल कोर्ट ने क्या सोच के एक्विट किया, अब एक बार ट्रायल कोर्ट की रीजनिंग देख लेते हैं। यहां पे ट्रायल कोर्ट ने डिसबिलीव किया, यानी कि माना नहीं विक्टिम की स्टोरी को, इन आधार पे, पहला कि भाई लड़की को ये नहीं पता था कि कार
किस रंग की है, किस टाइप की है। यानी कि वो फेल हो गई एक्सप्लेन करने के लिए कि वो कार फिएट कार है, एम्बेसडर कार है या फिर एक मास्टर कार है। पहला तो ये बताया कोर्ट ने, ठीक, ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पे कहा कि भाई उसकी स्टोरी में कोई दम नहीं है, यानी कि विक्टिम की स्टोरी जो है वो झूठी है या वो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। तो यहाँ पे द गर्ल वाज सो इग्नोरेंट अबाउट द मेक एक्सेट्रा ऑफ द कार and her entire story of being abducted in the car becomes doubtful as she failed to explain the difference between a Fiat car, master car और an ambassador car। अब इस आधार, एक तो ये आधार था, ठीक है भाई, लड़की डिफरेंशिएट नहीं कर पाई और वो अपनी अबडक्शन की स्टोरी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा उन्होंने जो रीजन दिया वो ये था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड शोन पिटिएबल नेग्लिजेंस, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पार्ट पे नेग्लिजेंस रहा कि उन्होंने ट्रेस नहीं किया गाड़ी को और ड्राइवर को। यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के टाइम पार्ट पे नेग्लिजेंस था कि ना तो जो ड्राइवर उसको ड्रॉप करके गया था कहां पे, ट्यूबवेल के पास, उसको भी नहीं पकड़ा और ना ही कार को ट्रेस करने की कोई कोशिश करी। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने कोई अलार्म रेज नहीं किया, यानी कि वो चिल्लाई नहीं जब उसको अबडक्ट किया जा रहा था, यानी कि जब उसको उठा के ले जा रहे थे गाड़ी में तो शी शुड हैव शाउटेड हेल्प हेल्प लाइक दैट। तो ये भी यहाँ पे विक्टिम ने आवाज नहीं उठाई, इस वजह से यहाँ पे विक्टिम की टेस्टिमनी में कोई भी सब्सटेंस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो स्टोरी है अबडक्शन की इसको फॉल्सली नरेट किया है, यानी कि जो ये विक्टिम बता रही है ये सब एक कुक्ड स्टोरी है, ठीक है, इसको फॉल्सली नरेट किया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कि भाई ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ जाए, सीरियस ऑफेंस हो जाए वो, इसलिए यहाँ पे ये झूठी कहानी विक्टिम बना रही है, ऐसा यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने कहा। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कोई भी कॉरोबरेटिव स्टेटमेंट नहीं है विक्टिम का जो बेसिकली रिकॉर्ड पे आया हो, यानी कि उसके स्टेटमेंट को किसी ने भी कॉरोबरेट नहीं किया है। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि सिंस देयर हैज बीन अ डिले इन लॉजिंग एफआईआर द चांस ऑफ फॉल्स इंप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड कुड नॉट बी रूल्ड आउट। और यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने ये सोचा कि भाई इतने देर बाद एफआईआर दर्ज करी गई है तो अब यहाँ पे जरूर एक झूठी कहानी बनाई गई है, ठीक है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जबरदस्ती एक्यूज पर्सन को फंसाया जा रहा है। यहाँ पे फर्दर क्या रीजन दिए गए, दैट देयर इज नो सफिशिएंट मेडिकल एविडेंस फाउंड इन द व्यू ऑफ इंटरकोर्स विद द प्रोसिक्यूटर्स, यानी कि जो विक्टिम है, एंड देयर कुड बी सम अदर रीजन एज वेल। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रॉपर सफिशिएंट मेडिकल एविडेंसेस नहीं है जो ये दिखाएं कि भाई इंटरकोर्स हुआ है विक्टिम के साथ, ठीक है, और हो सकता है कोई और वजह, और कोई भी इंडिपेंडेंट कॉरोबरेशन नहीं है उसकी टेस्टिमनी का, एंड द एक्यूज हैज बीन इम्प्लीकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमिटी, यानी कि इनकी कोई आपसी दुश्मनी है, इसकी वजह से एक्यूज पर्सन को फंसाया जा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारी बातें प्रिज्यूम करी यहाँ पे, और कोर्ट ने क्या कहा कि विक्टिम की टेस्टिमनी में कोई भी सब्सटेंस। नाउ वन बाय वन I will be answering, or in fact I'll not be answering, but यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन तरीके से ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको रिफ्यूज किया और सेटिसाइड किया। क्या कहते हुए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर मान लो वो लड़की जो महिला जो विक्टिम है, बेसिकली जो लड़की है, माइनर लड़की है, वो अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है गाड़ियों के बीच में, तो क्या ये एक बहुत ही मटीरियल क्या कहते हैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग कि कोई एक विक्टिम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है गाड़ी में, तो क्या ये विशिएट कर देगा उसकी टेस्टिमनी को, क्या ये एकदम नकारा उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर देगा या इग्नोर कर देगा उसकी टेस्टिमनी को, विक्टिम की टेस्टिमनी को। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरे फैक्ट्स को देखा, एनालाइज किया, जिस फैक्ट्स के आधार पे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया, इन फैक्ट्स को जब एनालाइज किया और सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा, तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि देयर इज एम्पल कॉरोबरेशन अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि भाई बहुत सारी कॉरोबरेशन है जो रिकॉर्ड्स पे रखी गई, फर्दर जो बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करती है इन द टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि व्हाट अबाउट द मेडिकल रिपोर्ट, तो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था,
जहां पे ये पाया गया कि उसके हाइमेन्स वर सोलन, टियर्ड, ठीक है, और वहां पे इंजरी है प्राइवेट पार्ट में, तो उसका क्या? तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बहुत सारे एविडेंसेस रखे गए रिकॉर्ड पे, जिससे विक्टिम की टेस्टिमनी में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यानी कि उसकी टेस्टिमनी को कंसिडर आपको करना चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा द प्रेजेंस ऑफ सीमेन ऑन द स्लाइड्स लेंट ऑथेंटिक कॉरपोरेशन टू हर टेस्टिमनी, पहली बात मेडिकल एग्जामिनेशन। दूसरा, जो विक्टिम है had led the investigating officer to the tube well of रंजीत सिंह। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उस ट्यूब वेल के बारे में बताया गया था जो ट्यूब वेल रंजीत सिंह ओन कर रहा था, ठीक है। Where she had been raped, जहां पे उसका रेप हुआ, lent a built-in assurance that the charges levied by her were genuine rather than fabricated। यहाँ पे उसने पूरा इंसिडेंट बताया, पूरा सीन बताया, ठीक है, जिसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक रफ साइट प्लान बनाया था। ये पूरा सीन बताया कि भाई मेरा ट्यूबवेल के पास रेप हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं हो सकती है, इट इज जेन्युइन, जो चार्जेस लगाए गए हैं वो जेन्युइन है। नाउ फर्दर यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट देयर वाज नो बेसिस रिगार्डिंग फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल कोर्ट दैट द प्रोसिक्यूशन, या यू कैन से द स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज फॉल्स और फैब्रिकेटेड। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जो स्टोरी है, जो ये एलिगेशन लगाया गया, या फिर जो ट्रायल कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि शायद विक्टिम उस रात किसी और के साथ हो जहां पे उसने अपनी कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, ये प्रिजम्पशन एक्सट्रीमली रॉन्ग है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर वाज नो बेसिस रिगार्डिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द ट्रायल कोर्ट, कोई आधार ही नहीं है जिस आधार पे जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग्स फाइंड आउट करी हैं, that the victim has spent the night in the company of some persons and had indulged in sexual intercourse with them on her own free will। भाई इस चीज का तो कोई बेसिस ही नहीं है, ट्रायल कोर्ट इस फाइंडिंग पे कैसे आ सकता है कि भाई नहीं, लड़की ने किसी दूसरे पर्सन के साथ रात गुजारी, ठीक है, और वहां पे खुद की विल से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज हुई। तो इस बेसिस पे आप कैसे आ सकते हो, इस फाइंडिंग पे आप कैसे आ सकते हो? तो ट्रायल कोर्ट ने कहा भाई इसमें तो कोई तुक ही नहीं बनता इस चीज। तो यहाँ पे फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट द कंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। यहाँ पे जो बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इनकी आपसी दुश्मनी है, एनिमिटी है, जिसकी वजह से विक्टिम जो है वो एक्यूज पर्सन को फंसाना चाहती है, उसके रिस्पेक्ट में कोई भी एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया गया कोर्ट के सामने। यानी कि ट्रायल कोर्ट के सामने एक्यूज पर्सन की तरफ से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया कि भाई उनके आपस में कोई विवाद चल रहा है, उनके आपस में कोई सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, या उनकी आपस में कोई दुश्मनी है। इन सारी चीजों को लेके कोई भी एविडेंसेस नहीं रखे गए और ना ही कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखा गया। तो ये ट्रायल कोर्ट का कहना बिल्कुल ही बेकार है कि इनकी आपसी दुश्मन की वजह से यहाँ पे विक्टिम जो है वो फॉल्सली नरेट कर रही है स्टोरी को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया जो ये शो करे कि कोई लिटिगेशन चल रहा है पार्टीज के बीच में। Hence, there was no material record to prove the existence of such enmity। तो भाई कोई रिकॉर्ड ही नहीं पेश किया गया जो ये प्रूव कर सके इनकी आपसी दुश्मनी है, या इन्होंने आपसी दुश्मनी निकाली है विक्टिम ने एक्यूज पर्सन के साथ। और फर्दर यहाँ पे कोर्ट ने और पॉइंट्स रेज किए, जो ट्रायल कोर्ट ने जिस आधार पे एक्विट किया है उसको रिबर्ट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी रीजनिंग्स दी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट देयर वाज एन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दैट द गर्ल वाज बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, कि लड़की जो है वो एक माइनर लड़की है, यानी कि 16 साल से कम की उम्र है, और उसकी उम्र को बेसिकली उसके बर्थ सर्टिफिकेट से प्रूव किया गया, ठीक है, कि उसकी उम्र 16 साल से कम है, ये उसके बर्थ सर्टिफिकेट से प्रूव किया गया। तो ये एक रिकॉर्ड है कि वो एक माइनर लड़की है जिसको बेसिकली एक्यूज पर्सन ने अबडक्ट किया और फिर उसके साथ रेप कमिट किया, तीनों ही एक्यूज पर्सन ने। नाउ
ये तो केस के फैक्ट्स है और यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को बेसिकली सेट असाइड कर दिया। लेकिन तो ये आपका केस है ना, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, इसने बहुत सारे इश्यूज को, सीरियस इश्यूज को सामने लेकर आया। ठीक है, बहुत सारे सेवरल इश्यूज को बेसिकली फोरफ्रंट करके उसको आंसर किया। यहाँ पे कहा कि द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह brought to forefront several critical issues related to the legal treatment of the rape victim, कि किस तरीके से आप रेप विक्टिम का ट्रीटमेंट और किस तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, ये जो सीवियर क्रिटिकल इश्यूज है ना, उसको ये केस बेसिकली सामने लेकर आया। सबसे पहले बात करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ corroborative evidence. The necessity of corroborative evidence in addition to the victim's testimony in the rape cases. यहाँ पे जनरली कोर्ट्स क्या करती थी पहले कि अगर मान लो कोई भी रेप विक्टिम की टेस्टिमनी है ना, तो उसमें कहती थी कि भाई corroborative evidence होना जरूरी है। एक ये चैलेंज, एक ये क्रिटिकल इशू। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रेप विक्टिम्स, the manner in which the rape victims are treated during the legal proceedings and the impact of sensitive questioning on their dignity, कि भाई जब भी कोई रेप विक्टिम कोर्ट में आती है, उसकी लीगल प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो उस टाइम पे उसकी डिग्निटी को हर्ट करते हुए कुछ ऐसे सवाल उससे पूछे जाते हैं या फिर बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। और दिस इज अगेन अ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली इस केस में रेज किया गया था। थर्ड इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, यानी कि अगर किसी रेप केस में विक्टिम ही इंडिविजुअल विटनेस है, यानी कि विक्टिम ही सिर्फ सोल एविडेंस है, विटनेस है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी क्रेडिबिलिटी को बेसिकली चैलेंज किया जाता है कि भाई फैक्टर्स जो है या कोर्ट्स जो है बेसिकली उसकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसकी टेस्टिमनी है उसकी क्रेडिबिलिटी को बेसिकली कोर्ट अफेक्ट करते हैं या फिर जो है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसकी टेस्टिमनी को सही नहीं मानते। हमारे इस प्रेजेंट केस में भी तो ट्रायल कोर्ट ने उसकी टेस्टिमनी पे कह दिया कि भाई इसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है, जस्ट बिकॉज कि कोई कॉरोबरेटिव एविडेंस नहीं है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट इशू जो यहाँ पे रेस किया गया इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एविडेंस, जो रोल है आपका मेडिकल एविडेंस का इन सबस्टैंटिंग द एलिगेशन ऑफ द रेप, उसको भी बहुत ज्यादा लाइटली लिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सीवियर इश्यूज रेस किए गए और इन इश्यूज को ये जजमेंट बेसिकली सामने लेकर आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सारे ही इश्यूज को डिसाइड करते हुए कुछ गाइडलाइंस दी। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह वाले केस में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन दी और एक इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल भी यहाँ पे लेड डाउन किया गया इस पर्टिकुलर केस में। एक एक करके उस सारे प्रिंसिपल को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमेसी ऑफ विक्टिम्स टेस्टिमनी की बात करेगी कि अगर मान लो कोई रेप विक्टिम है, वो टेस्टिमनी दे रही है कोर्ट में, तो उसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एम्फसाइज किया इस पर्टिकुलर केस में कि जो टेस्टिमनी होती है विक्टिम की रेप केसेस में इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर टेस्टिमनी फाउंड टू बी रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी, अब अगर कोर्ट को उसकी स्टोरी सुनने के बाद, उसकी टेस्टिमनी लेने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो विक्टिम कह रही है, जो रेप विक्टिम कह रही है, वो सही है, वो ट्रूथफुल है, वो रिलायबल है, ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी है, तो यहाँ पे कॉरोबोरेशन की जरूरत नहीं। अगर वो इंस्पायर कर रही है कॉन्फिडेंस कोर्ट में, तो उस पर्टिकुलर केस में उस विक्टिम की टेस्टिमनी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और यहाँ पे कहा कि इट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉरोबोरेशन। तो सिर्फ रेप विक्टिम की टेस्टिमनी पे अगर वो इंस्पायर कर रही है कॉन्फिडेंस कोर्ट में, कोर्ट को यकीन है उसकी बात को सुन के, उसकी टेस्टिमनी को सुन के कि हाँ वो ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट जो है सोल टेस्टिमनी पे क्या कर देगा, कन्विक्ट कर देगा एक्यूज पर्सन को बिना कॉरोबोरेशन के। कॉरोबोरेशन नहीं है तो भी वो कन्विक्ट कर देगा एक्यूज पर्सन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो इशू हुआ दैट इज सेंसिटिविटी टूवर्ड्स रेप विक्टिम, कि भाई आप ऐसे सवाल रेप विक्टिम से नहीं पूछ सकते जो उस रेप विक्टिम की डिग्निटी को हर्ट करे या उसको और ज्यादा ट्रॉमेटाइज करे, यानी कि और उसको एकदम सदमा पहुंचाए। एक तो वो ऑलरेडी जो चीज अंडरगो कर चुके, उसके बाद एक रेप कमिट हुआ है, उसका मेंटल स्टेट स्टेबल नहीं है,
तो अब आप उसको इस तरीके से डील नहीं करोगे, इनसेंसिटिव तरीके से डील नहीं करोगे कि भाई उसको और ज्यादा सदमा लग जाए या उसको और ज्यादा वो ट्रॉमा में चली जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ने दूसरी गाइडलाइन दी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रेप विक्टिम्स। यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा इस केस में, बेसिकली ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था ना, उसको इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि जो अप्रोच थी ट्रायल कोर्ट की इस पर्टिकुलर केस में विक्टिम की टेस्टिमनी को लेके, और यहाँ पे उन्होंने जो बेसिकली जो इनसेंसिटिवनेस दिखाई या हार्शनेस दिखाई टुवर्ड्स द विक्टिम्स टेस्टिमनी वाज नॉट एट ऑल फेयर। यहाँ पे फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने अंडरस्कोर किया द नीड फॉर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द रेप विक्टिम। यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि दैट द विक्टिम शुड बी subjected to it highlighted the victim should not be subjected to aggressive or humiliating you can say cross examination। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा कि ट्रायल कोर्ट बहुत ही रॉन्ग अप्रोच रख के डिसाइड किया इस पर्टिकुलर केस को और जजमेंट को क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी टुवर्ड्स रेप विक्टिम की, तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जब भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होंगे रेप विक्टिम्स का, तो आप उनसे ऐसे कोई ह्यूमिलेटिंग सवाल नहीं पूछेंगे एग्रेसिवली, और आप उससे ह्यूमिलेटिव सवाल नहीं पूछ सकते जो उनको फर्दर ट्रॉमा में डाले। इस तरीके के सवाल आप नहीं पूछ सकते, इस तरीके का इनसेंसिटिव एटीट्यूड आप नहीं रख सकते टुवर्ड्स द रेप विक्टिम। अब थर्ड यहाँ पे बात कही दैट नो रिक्वायरमेंट फॉर कोरोबरेटिव एविडेंस। कोर्ट ने यहाँ पे कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उसकी टेस्टिमनी को दूसरे कोरोबरेटिव एविडेंस से सपोर्ट करना ही पड़ेगा। कि भाई अगर विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसने टेस्टिमनी दी है, तो वो हमेशा कोरोबरेटेड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। The conviction can be based solely on the victim's testimony if it inspire confidence। यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई रेप विक्टिम है, वो कोर्ट में आके टेस्टिमनी दे रही है, कोर्ट को लगता है कि हाँ वो ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है, वो रिलायबल है, उसकी टेस्टिमनी पे रिलाय किया जा सकता है, वो सही बता रही है, सही कहानी बता रही है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखते हुए यहाँ पे कोर्ट जो है वो सिर्फ सोल टेस्टिमनी पे विक्टिम की, रेप विक्टिम की कन्विक्ट कर सकती है अगर कोर्ट इस बात पे यकीन कर लेता है, जज साहब मान जाते हैं कि हाँ जो स्टोरी टेस्टिमनी जो विक्टिम बता रही है ये बिल्कुल सही स्टोरी है, राइट। फर्दर यहाँ पे जो गाइडलाइन आई वो आई इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल एविडेंस। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई मेडिकल एविडेंस कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है रेप विक्टिम का, वो कोई आपका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। यहाँ पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो मेडिकल एविडेंस है इट इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव इन रेप केसेस। द एब्सेंस ऑफ इंजरीज और द प्रेजेंस ऑफ हाइमेन टीयर्स इज नॉट डिटर्मिनेटिव ऑफ कंसेंट और द अकरेंस ऑफ रेप। ठीक है, अब अगर हाइमेन टीयर्ड है, डैमेज्ड है, इंजरीज है, इंटरनल इंजरीज है, या फिर जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, बेसिकली ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये कोई ये नहीं प्रूफ कर पा रहा है उस चीज से, मेडिकल एग्जामिनेशन से, कि कंसेंट थी या फिर नहीं थी, रेप हुआ है या फिर नहीं। जो मेडिकल रिपोर्ट है या मेडिकल एविडेंस है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। और लास्टली यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई जो 2 फिंगर टेस्ट कराया जाता है उसको बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में डिस्करेज किया गया कि भाई जो जजमेंट है बेसिकली उसने 2 फिंगर टेस्ट को रिजेक्ट किया, डिस्करेज किया, और यहाँ पर उन्होंने कहा which was commonly employed to assess the elasticity of the vaginal muscles। ठीक है, कि भाई आप जो है vaginal muscles को की इलास्टिसिटी को चेक करते हो 2 फिंगर टेस्ट से, इस बेसिकली टेस्ट को यहाँ पे डिस्करेज किया गया इस पर्टिकुलर केस में। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये 2 फिंगर टेस्ट है ये विक्टिम की डिग्निटी को हर्ट करता है और ये वॉयलेटिव है, और ये टेस्ट जो है वो एकदम इररिलेवेंट है, ऐसा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने कहा। तो ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, ठीक है। अब जैसे ये गाइडलाइंस आई ना, तो हमने देखा कि जब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह वाली जो गाइडलाइंस है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसकी इम्प्लीकेशंस हुई, तो फर्दर यहाँ पे उसको देखा कि उसका मैसिव इम्पैक्ट आया, ठीक है, मैसिव इम्पैक्ट आया बहुत सारे केसेस में।
और लीगल ट्रीटमेंट में रेप केसेस में विक्टिम्स के साथ, यानी कि किस तरीके से विक्टिम को ट्रीट करना है। जैसे ही जजमेंट आया उसके बाद जो ये गाइडलाइंस आई, उसके बाद से हमने एक मैसिव चेंज देखा और प्रॉपर तरीके से ट्रीट करने लगे विक्टिम्स को रेप केसेस में। यहाँ पे हमने देखा एक शिफ्ट लीगल अप्रोच में, यानी कि जो जजमेंट है दैट मार्क्ड अ शिफ्ट इन द लीगल अप्रोच टुवर्ड्स रेप विक्टिम्स, एडवोकेटिंग फॉर मोर एम्पैथेटिक एंड रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, कि भाई अब उन्हें जो है रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करने लगे विक्टिम्स को, रेप विक्टिम्स को। स्ट्रेंथनिंग द विक्टिम्स टेस्टिमनी, इस जजमेंट से अब अगर विक्टिम कोई टेस्टिमनी देती है कोर्ट में, ठीक है, रेप विक्टिम को टेस्टिमनी देती है, तो उससे उसकी टेस्टिमनी को बेसिकली स्ट्रेंथन, जजमेंट ने बेसिकली स्ट्रेंथन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट को इंस्पायर होता है कॉन्फिडेंस विक्टिम की टेस्टिमनी पे, तो सोल बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है एक्यूज पर्सन का बिना कॉरोबोरेट किए एविडेंसेस। तो कहीं ना कहीं विक्टिम की जो टेस्टिमनी है उसको स्ट्रेंथन किया इस पर्टिकुलर जजमेंट। तो जो गाइडलाइंस आई थी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके कि भाई वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। यहाँ पर जो जजमेंट है उसने इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया टू द फॉर्मुलेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप विक्टिम्स, कि भाई हमें जो है एक प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जब भी हम एक रेप विक्टिम को एग्जामिन कर रहे हैं, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। और इस जजमेंट ने बेसिकली ये इंश्योर कराया कि हम फॉर्मुलेट करेंगे एक सेट ऑफ गाइडलाइंस जो फॉलो की जाएंगी जब हम एक विक्टिम को, रेप विक्टिम को मेडिकली एग्जामिन करेंगे, इंश्योर करते हुए that the process is conducted with sensitivity and respect for the victim's privacy and dignity, right? Apart from that, influence on subsequent judgment, इस पर्टिकुलर जजमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ दूसरे जजमेंट्स पे, आने वाले जजमेंट्स में, जहां पे बहुत सारे जजमेंट जो रेप केस से रिलेटेड है वहां पे बहुत ही सेंसिटिव तरीके से डील किया गया रेप विक्टिम के साथ, उनकी टेस्टिमनी को इंपॉर्टेंस दी गई, और भी जो ये गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई उनको आगे जजमेंट्स में बेसिकली फॉलो किया गया, राइट? तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। पहले मैंने आपको बताया कि इस केस ने क्या इश्यूज रेज किए थे, ठीक है, क्या सीवियर इश्यूज थे जिसको ये जजमेंट जो है सामने लेकर आया। फिर इस जजमेंट ने कैसे उन सीवियर क्रिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व किया गाइडलाइंस देके, और फिर उन गाइडलाइंस की क्या इंप्लीकेशंस रही, ये भी मैंने आपको यहां पे बताया कि मैसिव इंपैक्ट रहा इस पर्टिकुलर जजमेंट का। नाउ जजमेंट की बात करें कि फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट क्या दिया, तो पूरी डिस्कशंस को कंसिडर करने के बाद यहाँ पे ये पाया गया कि विक्टिम हैव मेड अ ट्रूथफुल स्टेटमेंट, कि विक्टिम की टेस्टिमनी जो है वो क्रेडिबल है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, और उसने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। और प्रोसिक्यूशन ने जो है एस्टैब्लिश किया है केस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट बियॉन्ड एवरी रीजनेबल डाउट, और यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है उसने पूरी तरीके से बर्डन डिस्चार्ज किया है और अपने केस को प्रूव किया है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब इस पर्टिकुलर केस में इस कंक्लूजन पे, जिस कंक्लूजन में बेसिकली ट्रायल कोर्ट आया था, उसको यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अनरीजनेबल, सिर्फ अनरीजनेबल ही नहीं है बट यहाँ पे बहुत ही इनऑनरस एक्ट कमिट किया है बेसिकली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, राइट? नाउ यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने समराइज किया इस पर्टिकुलर केस को और इस पोजीशन को ये कहते हुए कि एक विक्टिम जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस की कैन नॉट बी पुट ऑन पार विद अकम्प्लिस। आप एक रेप ऑफेंस की या सेक्सुअल ऑफेंस की जो विक्टिम होती हैं, आप उसको अकम्प्लिस के बराबर नहीं रख सकते, यानी कि आप उसे एक अकम्प्लिस से कंपेयर नहीं कर सकते। शी इन फैक्ट अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम, वो जो विक्टिम है रेप केस की या सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो विक्टिम है, शी इज अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम। और यहाँ पे जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ये कहता है दैट हर एविडेंस कैन नॉट बी नाउ, यहाँ पे जो हमारा इंडियन एविडेंस है वो कहता है कि आप उसकी टेस्टिमनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट कहीं नहीं कहता कि आप जो है उसके एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे अनलेस इट इज corroborated in material details, ऐसा यहाँ पे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से समराइज किया है, यहाँ पर उन्होंने कहा शी इज अनडाउटेडली अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। भाई जो ये विक्टिम है ये एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और इसकी टेस्टिमनी पे आप रिलाई कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस आता है, कोर्ट को इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस,
और कोर्ट को लगता है ट्रस्टवर्दी है, तो यहाँ पे कॉरोबरेटिव एविडेंसेस की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको कॉरोबरेशन कराने की दूसरे एविडेंसेस से कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे फर्दर उन्होंने कोर्ट ने कहा कि her evidence must receive the same weight as being attached to an injured in cases of physical violence। यहाँ पे साफ साफ कोर्ट ने कहा कि जैसे कोई ऐसा फिजिकल वायलेंस का केस आता है, ठीक है, कि भाई मार धाड़ हुई है, इंजरीज हुई है, पार्टीज को, पर्सन को इंजरी हुई है, तो उस पर्टिकुलर केस में उसी तरीके से आपको रेप केसेस में भी उसको सुनना चाहिए और आप आउट एंड आउट उसकी टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। Same care and caution must attach in evaluation of her evidences as with an injured complainant or witnesses and no more। कि भाई जिस तरीके से जब एक इंजर्ड कंप्लेनेंट आता है उसको आप एग्जामिन करते हो, ठीक है, उसकी टेस्टिमनी पे आप रिलाय करते हो, उसकी बात को आप सुनते हो, उसी तरीके से आपको एक रेप विक्टिम की बात को भी कंसिडर करना चाहिए। Now, यहाँ पे जो इम्प्यून जजमेंट आया है ट्रायल कोर्ट का, उसको बेसिकली सेट असाइड कर दिया गया एंड ऑल द 3 accused were convicted for committing offense under the respective offenses 363, 366, 368 एंड 376 ऑफ IPC। तो यहाँ पे सेट असाइड कर दिया ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को और कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तीनों ही एक्यूज पर्सन। नाउ यहाँ पे बेंच ने एक्सप्रेस किया कि भाई वो जो है, जो ट्रायल कोर्ट का अप्रोच है उसके बिल्कुल खिलाफ है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक स्टिग्मा कास्ट कर रखा है ना आपने ऑन द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, वो गलत है। जो एक स्टिग्मा लगा रखा है ना कि लड़की है, फालतू में फंसा दिया, झूठ में कंप्लेन कर रही है, जो ये स्टिग्मा आप लगाते हो विक्टिम पे, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। While recording such findings which have larger repercussions so as the future of the victim of the sex crime is concerned and even wider implication on the society where the victim of the crime is discouraged, the criminal is encouraged and the crime gets rewarded। अब ऐसे केसेस में ट्रायल कोर्ट ने ये अप्रोच लिया है कि भाई आप क्राइम को तो अवॉर्ड कर रहे हो और जो विक्टिम है उसको बेसिकली डिस्करेज कर रहे हो। ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में जब भी कोई रेप होता है तो जो विक्टिम होती है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, वो एक अलग तरीके का ट्रॉमा से गुजर रही होती है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उसमें पहली बात तो वो करेज नहीं होता, बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं बिकॉज उसमें वो करेज नहीं होता कि वो फैमिली की क्या रेपुटेशन रहेगी, फैमिली लड़की की क्या रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर हम कंप्लेन करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज को। तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती हैं एक रेप विक्टिम को, राइट। और ऐसा करके ट्रायल कोर्ट ने ऑफ कोर्स इनकरेज किया है क्राइम को, अवार्ड दिया है क्राइम को, ठीक है, रिवॉर्ड दिया है क्राइम को और डिस्करेज किया है बेसिकली विक्टिम को, राइट। तो ये जो अप्रोच है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है ट्रायल कोर्ट की और ट्रायल कोर्ट ने एरर कमिट किया है इस पर्टिकुलर केस में। So this was the case. I hope you have understood it well. And if you have any doubt, any query, you can reach me out on Telegram. आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, प्रिमी मैम जुडिशरी वाला के नाम से ग्रुप है, वहां पे आप मुझसे जुड़ के अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। So this was all from my end in today's session. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.